हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिगो फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में ढेर सारा कंटेंट है जहां पे कि हम देखने वाले हैं मार्केट की अपडेट्स। इसके साथ हम लोग बात करेंगे 25,000 यूएसडीटी वर्थ के पूल प्राइस के बारे में, जिसमें कि हम सभी लोग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ईडी की खबर जो कि इंडिया में यहाँ पे चल रही है, जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे शिकंजा कसा जा रहा है, उससे आप पे हम पे क्या फर्क यहाँ पे पड़ सकता है। इसी के साथ बात करेंगे रिसेशन के बारे में। जुलाई मंथ में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या हमें एक रिसेशन देखने को मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो क्या-क्या हमारे पे इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ सकते हैं। एंड इसके साथ सबसे बड़े जो भी बैंकरप्सीज़ यहाँ पे फाइल हो रही हैं, बड़े-बड़े एक्सचेंजेस की तरफ से, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डीफाई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इन सभी चीज़ों का कोलैब हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप किसी भी चीज़ से मिस आउट ना कर पाएँ। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर यहाँ पे मिलने वाली है। सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं बिटकॉइन की मार्केट अपडेट से लेकर। तो लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने जब बात करी थी, तो बिटकॉइन अपने लेवल्स के ऊपर ये भी यहाँ पे घूम रहा है। आप अगर इसको और ज़्यादा ज़ूम करके देखने की कोशिश करें, तो बिटकॉइन कहीं न कहीं एक पैरेंट जैसा शेप इस टाइम पे यहाँ पर फ़ॉर्म कर रहा है। तो अगर हम लोग कोई सा ट्रायंगल देखें, तो यहाँ पर आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल टाइप का शेप जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इट मीन कि बिटकॉइन ब्रेकआउट यहाँ पे ले सकता है, लेकिन अप या डाउन ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अभी भी करंट सपोर्ट यहाँ पे 19,800 के आस-पास है, जहाँ से बिटकॉइन थोड़ा-सा बाउंस ले रहा है। लेकिन ऊपर का जो पूरा लेवल है 24,000 तक का, ये थोड़ा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। बट अगर आप लोग बड़ी टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो हम सभी ये जानते हैं कि बिटकॉइन अभी भी एक डाउन ट्रेंड के अंदर है, या आप कह सकते हैं कि एक बियर मार्केट के अंदर है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर फॉल्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इट मीन्स कि अगर मार्केट इस पोजीशन के ऊपर अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मार्केट इस तरह नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस बनाता है, तो मार्केट फिर नीचे जाएगा 1700 600 के सपोर्ट के लिए। अब बहुत सारा क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या ये बिटकॉइन का बॉटम है, क्या इससे और नीचे जा सकता है? तो देखिए, पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड इस टाइम पे हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक हमें कोई भी ऐसा सिनेरियो देखने को नहीं मिला है जहाँ पे कि बिटकॉइन ने अपने जो भी डाउन ट्रेंड है उसको यहाँ पे एंड किया हो। तो जब तक बिटकॉइन का डाउन ट्रेंड एंड नहीं होता, अगर सिंपली बात करें, तो डाउन ट्रेंड एंड होने के लिए जो जोन है 23,000 24,000, ये भी एटलीस्ट ब्रेक होता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, शॉर्ट टर्म में जो बिटकॉइन है वो थोड़ा बहुत मूव कर सकता है अराउंड 32,000। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिटकॉइन यहीं पे मूव करता रहता है। तो देन बिटकॉइन जो ये 17,500 का लेवल है, इसको भी ब्रीच कर सकता है। और नीचे के जो दो लेवल्स हैं वो है 12,400 से लेके 13,800, जहाँ पे कि हम पिछले हाइस की बात करें, तो उनको हम एज अ टारगेट लेके यहाँ पे चल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ बिटकॉइन में कोई भी पोजीशन लेना चाहते हैं, तो इस टाइम पे थोड़ा साइडवेज है, यानी कि अगर आप पोजीशन लेते भी हैं, तो गारंटी नहीं है कि वो पोजीशन कितना अच्छे से प्ले आउट होगी। तो आप थोड़ा सा क्लियरिटी का वेट करिए, क्योंकि जब मार्केट में क्लियरिटी नहीं होती है, तो ट्रेड से बचना चाहिए। भले आपको 6-7 दिन तक ट्रेड ना ही मिले, तो भी उस चीज़ में बेटर है। लेकिन हाँ, अगर आप इंट्राडे करते हैं, आप समथिंग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो फिर बात अलग होती है, क्योंकि फिर आप जो मार्केट के मोमेंटम्स हैं, उनको कैचअप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी-सी बड़ी टाइम फ्रेम्स की बात करते हैं बिटकॉइन में, तो अभी इतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि अगर बिटकॉइन यहाँ पे टॉप लेवल पे आ भी जाता है अराउंड 21,700 22,000, तो भी करेक्शन के चांसेस वहाँ से बन सकते हैं। तो हमें एक श्योरिटी चाहिए कि मार्केट अपने आप को रिवर्सल करे, ताकि फिर हम कह सकें कि हाँ, बिटकॉइन एक शॉर्ट टर्म जो रिलीफ रैली है उसको देगा, या फिर एक छोटा जो बुल फेज होगा, या फिर जो अप ट्रेंड होगा, जो लगभग 32,000 तक आ सकता है, वो उस टाइम पे हमें देखने को यहाँ पे मिल सके। इसी के तौर पे अगर बात करते हैं हम लोग इथेरियम के बारे में, इथेरियम हमारे लिए सेकंड नंबर की क्रिप्टो करेंसी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने इस वाले कह सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स, या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रेंड लाइन के बारे में बात करी थी, जिसके बाद में जो इथेरियम है वो बेसिकली लगभग $1,000 के आसपास हमारा टारगेट था। करंटली इथेरियम भी यहाँ पे थोड़ा सा फंसा हुआ है बीच में, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा फेज हमें देखने को मिल रहा है। तो इस फेज में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर इथेरियम के अंदर पॉसिबल सिनारियो ये बनता है कि इथेरियम अपना ये जो हाई है 12,050 के अबाव का, इसको ब्रेक करता है, देन हम इसको डबल बॉटम कंसीडर करेंगे। और इस डबल बॉटम के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट पहला लगभग 1400 और दूसरा लगभग 1580 तक यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि अगर इथेरियम इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, तो कहीं न कहीं इथेरियम यहाँ से टेस्ट करके रिजेक्शन दे सकता है, और इस रिजेक्शन में आप इसको एज़ अ असेंडिंग ट्रायंगल ले सकते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली तो एक पॉजिटिव पैटर्न होता है, बट क्योंकि डाउन ट्रेंड है, तो हम इसको ज़्यादा पॉजिटिव फिलहाल तो नहीं मानेंगे। लेकिन अगर कभी भी ऐसा होता है कि इथेरियम अपना $1,050 का लेवल ब्रीच करता है, देन इथेरियम $770 लेके $500 के रेंजेस में यहाँ पे जा सकता है। तो फिलहाल में मार्केट में इतनी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे ही कुछ क्लियरिटीज़ मिलती हैं, जो भी हम रेगुलर वीडियोज़ यहाँ पे बना रहे हैं, इसमें आपको डेफिनिटली अपडेट यहाँ पे कर देंगे। इसी के साथ बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस डेफिनेटली रिजेक्ट हुई थी और अभी भी इसी लेवल के नीचे चल रही है। इट मींस कि बिटकॉइन अपना जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं खो रहा है। लेकिन इस टाइम पे अल्टकॉइन थोड़े से परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हुए हमें मिल रहे हैं। लेकिन अल्टकॉइन में भी हम लोगों को यहाँ पर एक ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं। लगभग इसका चार्ट इथेरियम जैसा है।
अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है तो अल्ट्सकॉइन बीटीसी पेयर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे कि हम फिर अपने ऑप्शंस लेंगे और बीटीसी पेयर के अंदर जो टोकन्स हैं उनको देखने के इस टाइम पे कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप डोमिनेंस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या होता है। अगर डोमिनेंस रिजेक्ट होती है तो बीटीसी पेयर और बिटकॉइन दोनों यहाँ पे रिजेक्शन जा सकते हैं, लेकिन अगर अल्टकॉइन की डोमिनेंस ऐसे ब्रेकआउट कर जाती है तो बिटकॉइन पेयर के जो भी पर्टिकुलर कॉइन्स होंगे उसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और हो सकता है कि वहाँ पे आपको थोड़ी छोटी शॉर्ट टर्म रिलीज जो है वो देखने को वहाँ पे मिल सकती हैं। और जहाँ पे बात आती है टीए की, अगर आप इतना टीए कर ही सकते हैं, पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, पूरा ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पार्टिसिपेशन करना बिल्कुल भी ना भूलें 25,000 यूएसडीटी के ट्रेडिंग टूर्नामेंट पूल के अंदर, जिसमें कि आप सभी लोग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। और एसेंटेक्स की जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से जाके आप साइन अप कर सकते हैं अपना नया अकाउंट। और इवन दैट सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहाँ पे $600 वर्थ के जो रिवॉर्ड्स हैं उनको भी क्लेम कर सकते हैं एज अ न्यू यूजर। अगर हम लोग बात करते हैं कि 25,000 यूएसडीटी का जो ट्रेडिंग टूर्नामेंट है ये क्या है, तो ये बेसिकली 6 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, 21 तारीख तक यहाँ पे चलने वाला है। तो आपके 13 दिन का अभी भी समय है जिसमें आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 25,000 यूएसडीटी का प्राइस पूल मिलेगा, जितने भी लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। इसके लिए आप वन क्लिक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो बस आपको वन क्लिक रजिस्ट्रेशन करना है लॉगिन करने के बाद, और आप यहाँ पर इसके अंदर रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑलरेडी ज्वाइन है तो डायरेक्टली आके ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। रूल्स की बात करें तो जो भी टॉप 30 यहाँ पे ट्रेडर्स होंगे इसके अंदर उन सभी ने अगर $1,000 का टोटल वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट किया होगा तो यहाँ पर आपको 4 यूएसडीटी मिलेंगे हर $1,000 के यहाँ पे जनरेशन करने पे। अगर आप 30 से ज़्यादा ट्रेड करते हैं और मेंटेन करते हैं $3,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम, तो आप 10 यूएसडीटी को विन यहाँ पे कर सकते हैं। इवन दैट अगर आप अपने किसी दोस्त को यहाँ पे रेफर करते हैं तो आप 2 यूएसडीटी यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, और मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं 200 यूएसडीटी तक। तो जब भी आपका जो भी दोस्त है जिसको आपने रेफर किया वो 100 यूएसडीटी का ट्रेडिंग यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो ये 3 सिंपल सी कंडीशन है, जिसके अंदर 2 तो आपके रिवॉर्ड्स हैं। 1000 की ट्रेडिंग पे आपको मिलेगा 4 यूएसडीटी का रिवॉर्ड। 3000 से अगर आप ऊपर करते हैं 30 ट्रेड से ज़्यादा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 10 यूएसडीटी का रिवॉर्ड, जो कि एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड है। एंड सबसे अच्छी बात है कि आप इसको स्पॉट में, ईटीएफ में, मार्जिन और फ्यूचर यानी कि सभी पोर्शंस में कर सकते हैं। तो जो भी आपका बाय और सेल का वॉल्यूम होगा उसको काउंट किया जाएगा। तो फ्यूचर में ये वॉल्यूम जनरेट करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप 1000 का भी जनरेट कर रहे हैं तो $4 पर 1000 के ऊपर आप यहाँ पे इजीली अर्न कर सकते हैं। इसकी जो लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, एसेंटेक्स के लिंक भी दे रहा हूँ, जिससे आके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप सारी डिटेल देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, और ट्रेडिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन यहाँ पे कर पाएंगे। प्लस यहाँ पर इसका कह सकते हैं कि डेली ये लोग अपडेट भी करने वाले हैं 7 जुलाई से। तो यहाँ पर ये शीट है इनकी, जिसके अंदर ये अपडेट करेंगे कि किसकी कह सकते हैं परफॉर्मेंस क्या चल रही है, क्या चल रहा है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जो भी आप ट्रेड यहाँ पे करते हैं आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, तो डेफिनेटली आप इस पूल के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं, और यहाँ पर 25,000 यूएसडीटी के पूल को भी पार्टिसिपेशन आप यहाँ पे ईजी तरीके से कर पाएंगे। लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से जाके आप चेकआउट इसको कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट जो कि इंडिया के अंदर चल रही है, वो है दोस्तों ईडी की न्यूज़। ईडी की जो न्यूज़ जब से आई तब से बहुत सारे दोस्त हमारे परेशान हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और बेसिकली ईडी के जो नोटिसेस है ये हमें कॉइन स्विच, कुबेर और कॉइन डीसीएस को यहाँ पे देखने को मिले हैं। यानी कि 2 बड़े एक्सचेंजेस अगर हम कहें इंडिया के आफ्टर वजीरेक्स, तो इन्होंने यहाँ पर ईडी के नोटिस मिले हैं। और ऐसा नहीं कि ईडी ने पहली बार इनको नोटिस भेजा है, एक्चुअली इनके ऊपर जो पूछताछ थी वो पहले से यहाँ पे चल रही थी। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल ईडी ने वजीरेक्स को भी नोटिस यहाँ पे भेजा था, जहाँ पे कि 2790 करोड़ के आसपास की जो इनके ऊपर फेमा एक्ट लगाए गए थे उसके ऊपर चीज़ें यहाँ पर इनसे ऑलमोस्ट यहाँ पे पूछी गई थी। तो यहाँ पे बात करें तो इन्होंने क्लियरली बताया कि इनका ये ऑनगोइंग केस था, यानी कि पहले भी इनसे पूछताछ हो चुकी है। और यहाँ पे जो सुमित गुप्ता है कॉइन डीसीएस के, उनसे पहले बेंगलोर के जो ऑफिस है ईडी का, वहाँ पर बेसिकली उनसे पूछताछ हुई थी। तो ये चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर जो पूछताछ है वो आज पहली बार नहीं हुई है, इनसे पहले से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईडी ने आखिरकार ये क्यों किया। तो ईडी ने बोला कि यहाँ पे फेमा एक्ट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का जो उल्लंघन है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यानी कि हो सकता है कि एक्सचेंज से किसी ने इलीगल चीज़ें यहाँ पे करने की कोशिश करी है, हवाला टाइप से आप कह सकते हो, मनी लॉन्ड्रिंग कह सकते हो, बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ईडी के जो सोर्सेस हैं उनका कहना है कि हम बेसिकली पिछले 3 साल का जो डेटा है एक्सचेंज का वो यहाँ पे स्कैन करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और इसके साथ जो सीए हैं एक्सचेंजेस के उनसे भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे विद एक्सचेंज टीम एंड सीईओ कि एक्चुअल में आपका जो वर्किंग मॉडल है या फिर जो आपका एक्सचेंज है, जो आपका प्लेटफॉर्म है, वो किस तरीके से वर्क यहाँ पे करता है। अब इसमें क्या हम लोगों को घबराने की ज़रूरत है? तो बेसिकली तो नहीं, लेकिन हाँ इसमें एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर कोई भी एक्सचेंज इसमें गिल्टी पाया जाता है या कुछ भी होता है तो हो सकता है कि उनके अकाउंट्स, उनका जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे फ्रीज कर दिया जाए, और ऐसे टाइम पे आपका जो फंड है वो यहाँ पे स्टक हो जाए। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कि जब तक इसका कोई हमें
एक क्लियर नोटिफिकेशन नहीं मिल जाता कि ईडी की तरफ से क्या एक्सचेंजेस क्लियर हो चुके हैं, क्या ईडी इनके अकाउंट्स को फ्रीज करेगा कि क्या करेगा, तब तक आप अपने फंड को मूव कर सकते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं करना, आपको लगता है कि यार टीडीएस का इश्यू बहुत ज़्यादा होगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने फंड को हार्डवेयर वॉलेट्स में रख सकते हैं। ईथरबिट बेसिकली इंडिया की वेबसाइट है जहाँ पे कि आप डायरेक्टली जाके जो G9 प्रोडक्ट्स हैं उनको ले सकते हैं। इनका टाई अप सभी कंपनी से है, तो आप डायरेक्टली हार्डवेयर वॉलेट ले सकते हैं। और ये जो ईडी वाले जो प्रॉब्लम अभी यहाँ पे चल रही है बाकी एक्सचेंजेस के साथ, इसमें अगर ऐसा कभी होता है कि एक्सचेंजेस पे कुछ नोटिसेस आ जाते हैं और विड्रॉल्स बंद हो जाएँ, तो एटलीस्ट आपका फंड यहाँ पे सिक्योर रह सकता है। और फंड को लेके मैंने हमेशा कहा है कि जितना ट्रेड करो उतना एक्सचेंज पे रखो, जितना लॉन्ग टर्म होल्डिंग या फिर आप सोचो कि बाद में कभी यूज़ करोगे, उन सबको हार्डवेयर वॉलेट, और अगर हार्डवेयर वॉलेट अफोर्ड नहीं कर सकते तो सॉफ्टवेयर वॉलेट में रखो, ताकि यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी इश्यूज कभी भी ना आए, और अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो वहाँ पे ईज़िली सॉर्ट आउट हो सकें। हालाँकि ये चीज़ें नई नहीं है, ईडी ने नोटिस दिया है, पिछले साल वज़ीरिक्स को भी दिया था, उसके बाद भी फंक्शन स्मूथ थे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस बार सरकार थोड़ा-सा टाइट चीज़ों को करना चाहती है, तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को इन फ्यूचर यहाँ पे मिल सके। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी डेफ़िनिटली मैं शेयर करूँगा, ताकि आप लोग इन चीज़ों से अपडेटेड यहाँ पे रह सकें। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फेड के बारे में। तो फेड में हम सभी लोग देख रहे हैं कि यार रिसेशन की बातें हर जगह हो रही हैं, रिसेशन आ सकता है, आएगा, नहीं आएगा, बेसिकली तो किसी को पता नहीं है। लेकिन फेड यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं, 8% के ऊपर इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चला गया था, सॉरी इन्फ्लेशन रेट जो कि यूएसए के अंदर है, तो उसको कहीं न कहीं कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालाँकि जो पिछले महीने यहाँ पे मीटिंग हुई थी उसमें पहले ये क्लियर कर दिया गया था कि 75 बेसिस पॉइंट का हाइक हमें देखने को मिला था जुलाई की मीटिंग के अंदर, और यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना था यूएसए की, अगर ये कंडीशन सेम यहाँ पे रहती है, तो हम फ्यूचर में और ज़्यादा हाइक यहाँ पे कर सकते हैं। और उसी टाइम से हम सभी को पता था कि आने वाले जो भी 2-3 महीने हैं, यहाँ पर भी फेड अपनी चीज़ों को हाइक करने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक रिपोर्ट की बात माने, तो यहाँ पर अभी भी वही प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हो सकता है कि अभी आने वाला जो टाइम है, यानी कि 26 से 27 जुलाई, उसको यहाँ पर 75 बेसिस पॉइंट से लेके 50 बेसिस पॉइंट का हमें और ज़्यादा हाइक इंटरेस्ट रेट पे देखने को मिले, ताकि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जाए। और यूएसए के फेड का ये कहना है कि हम लोग इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि 2% के ऊपर इन्फ्लेशन को वापस से यहाँ पे लाई जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं चीज़ों में आप समझ ही सकते हैं इन्फ्लेशन के कारण हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इंटरेस्ट रेट हाइक करने से यहाँ पे एक इश्यू सबसे बड़ा क्रिएट होता है, वो होता है रिसेशन का। क्योंकि अगर मार्केट में सर्कुलेटिंग कम हो जाएगी पैसे की, तो कहीं न कहीं सब लोग विथड्रॉल करेंगे अपनी सेविंग्स के लिए इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर ये खतरा डेफ़िनिटली बन जाता है, और इसी खतरे को भांपते हुए यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है, जहाँ पे कि अगले 12 महीने के अंदर हो सकता है कि मेजर इकोनॉमीज़ रिसेशन में यहाँ पे चली जाएँ। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये बेसिकली निकल के आ रही है नॉर्मन होल्डिंग्स की तरफ से, जिनका कहना है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कहीं न कहीं हाई हो रही है, जो टाइटनिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो हमें देखने को मिल रही है। और इसी वजह से जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं जैसे कि ईयू, यूके, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी लोग कहीं न कहीं यहाँ पे जा सकते हैं एक रिसेशन में, और ये एक बेसिकली ब्रोकिंग फर्म है। तो आप क्लियरली ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर फेड इसी तरीके से अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करते जाता है, तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर हमें एक रिसेशन देखने को मिल सकता है। बट वो रिसेशन इस टाइम पे आएगा, 12 महीने बाद आएगा, 1 डेकेड बाद आएगा, ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल है। क्योंकि जो हमने पिछले डेटास भी देखे थे उसमें ये था कि जब इंटरेस्ट रेट एक लेवल पे पहुँचेगा, गिरना स्टार्ट करता है, उस टाइम पे हमें इन्फ्लेशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि रिसेशन जब आएगा तो उसका वेट करो। अगर आप ये फ़ील करते हैं कि रिसेशन आ सकता है, आपको थोड़ा डर भी है, तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना के रखें, क्योंकि अगर आपके पास सेविंग्स होंगी, तो आपके पोर्टफोलियोज़ कितना भी गिर जाए, कुछ भी यहाँ पर हो, एटलीस्ट इस रिसेशन से आप बच के यहाँ पे चल सकते हैं, क्योंकि आपके पास 6 महीने से लेके 1 साल का पोर्टफोलियो एटलीस्ट यहाँ पे होगा। और अगर ये रिसेशन आ जाता है जल्दी, तो आपको कहीं न कहीं थोड़ी-सी राहत रहेगी कि हाँ, आपके पास एक मेजर फंड है, और अभी तक आपने नहीं बनाया तो जल्दी बना के आप रख सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके भी अगर आप बनाएँगे तो डेफ़िनिटली वो फंड आपका क्रिएट हो जाएगा, और कहीं न कहीं रिसेशन का जो असर है वो आप पे देखने को नहीं मिलेगा। प्लस यहाँ पे इनका ये भी कहना है फेड का कि अगर हम अभी इस चीज़ को करते हैं तो हो सकता है इससे रिसेशन यहाँ पे हमें देखने को मिले, लेकिन जो डिप्रेशन है, जो कि रिसेशन से भी बुरी कंडीशन हो सकती है, उससे हम यहाँ पे बच जाएँगे। एंड जो नॉर्मल हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, बाकी सारी जो चीज़ें वो भी यहाँ पे स्टेबलाइज़ हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे जो रिस्क है वो डेफ़िनिटली ये लेना चाहते हैं, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो थोड़ा-सा आपको कॉशियस रह के चलना चाहिए, जब तक हमें थोड़ी स्टेबल इकोनॉमी नहीं देखने को मिलती, तब तक ये सारी चीज़ें हमें कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो डिस्टर्ब है वो यहाँ पे करके रख सकती हैं। इसी के साथ बात करें तो बिटस्टैम्प बेसिकली आप सभी को पता होगा एक बड़ा मेजर एक्सचेंज है, जिनका यहाँ पे कहना था कि हम अपने इनएक्टिव यूज़र से 10 यूरो की बेसिकली फ़ीस यहाँ पे चार्ज करेंगे। और बाद में जब सभी कम्युनिटी ने इस चीज़ का अपोज़ किया, तो बिटस्टैम्प ने यहाँ पर एक नोटिफ़िकेशन निकाला कि हमने जो प्लान था फ़ी चार्ज करने का वो बेसिकली कैंसल यहाँ पे कर दिया है। रिसेशन अब इस चीज़ से आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली इनका पहला ये था कि जिनका भी बैलेंस 200 यूरो डॉलर से कम होगा, उनसे $10 की फ़ीस यहाँ पे चार्ज करी जाएगी। बट बाद में क्योंकि कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा
अपोज़ किया कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने अपने प्लान को यहाँ पे हटा दिया। तो अगर आपका अकाउंट बिट इस टाइम पे था, आप इस चीज़ को सोच रहे थे कि उसको यूज़ करें या फिर छोड़ दें अभी, तो चलो ये एक अच्छी बात है कि आपको कोई भी अब यहाँ पे फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच गए। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई भी एक्सचेंज करता है, तो ये बिल्कुल भी एक सही बात यहाँ पे नहीं होने वाली है। इसी के अलावा बात करें सेल्सियस नेटवर्क की, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जवाबदारी यहाँ पे चल रही थी और हमने देखा था कि किस तरह जो सेल्सियस नेटवर्क है, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट किया जा रहा था। लेकिन अच्छी बात ये है कि इन्होंने अपना बहुत हद तक जो लोन है वहाँ पे लौटा दिया है और इनका जो अब लिक्विडेशन प्राइस है वहाँ पे $2000 यानी $2700 के आसपास यहाँ पे आ गया है। तो अगर हम इनकी रिपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली अभी तक टोटल बात करी जाए तो पिछले 48 घंटे के अंदर 154.8 मिलियन का जो लोन था वो बेसिकली रीपे कर दिया, जिसमें से आवे का 50 मिलियन का लोन भी इन्होंने ऑलमोस्ट जून 3 को यहाँ पे पे कर दिया था। तो पहला जब इन्होंने लोन पे किया था तो इनकी जो लिक्विडेशन प्राइस थी वो 8000 थी। सेकंड जब लोन इन्होंने 50 मिलियन का दिया तो इनकी 4900 पे आ गई और अब जो इन्होंने लोन यहाँ पे रीपे किया है उससे इनकी प्राइस 2722 के आसपास यहाँ पे आ चुकी है। तो आप कह सकते हैं कि अब इनके पास थोड़ा बहुत ही लोन बाकी है, तो वो भी अगर ये जल्दी पे ऑफ कर देते हैं तो ये लिक्विडेशन प्राइस से तो बचे रहेंगे। एंड 2000 तक तो बिटकॉइन जाने वाला नहीं है, जितना कि हम सभी लोग जानते हैं। अगर बहुत ज़्यादा भी गिरता है तो 10,000 9,000 की रेंज ही सब लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो 2000 एक सेफ जोन हो सकता है जहाँ तक इनका लिक्विडेशन है। इट मीन्स कि यहाँ पे सेल्सियस कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्टेबल इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है और इसके ऊपर कहीं न कहीं पैसे आ रहे हैं अभी जहाँ से भी, तो अपना लोन रीपे करके थोड़ा सेफ हो रहा है। तो अगर आपका अकाउंट सेल्सियस में था तो आपके पैसे कहीं न कहीं बचने की उम्मीद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर बाकी अगर वॉल्ट की बात करें या फिर कोई दूसरे हम प्लेटफ़ॉर्म की बात इस पॉइंट पे यहाँ पे करते हैं। इसी के साथ बात करें तो वोयाज ने बेसिकली अपनी बैंकरप्सी फाइल करी थी चैप्टर 11 में के अंदर और इसके ऊपर भी मैंने बात करी थी। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये निकल के आई है कि इसमें से एफटीएक्स के जो सीईओ हैं उनके पास भी इनके अनसिक्योर्ड क्रेडिट्स हैं और यहाँ पर लोन यहाँ पे लिया हुआ है। तो बेसिकली हमें पता है कि ये भी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं लिस्टेड फर्म थी जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर भी लिस्ट थी और कहीं न कहीं अच्छा वर्क कर रही थी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे अपनी चैप्टर 11 में बैंकरप्सी फाइल करी है और जितने भी इनकी ट्रेडिंग थी, डिपॉज़िट्स थे, विथड्रॉल थे, वो सारी चीज़ इन्होंने होल्ड कर दी थी 1 दिन पहले इस चीज़ से। लेकिन इसमें एक चीज़ निकल के आई कि इनके टोटल 1 लाख से ज़्यादा क्रेडिटर्स हैं और 1 से लेके 10 बिलियन का इनके पास यहाँ पे टोटल लोन है, जो कि इनको यहाँ पे रीपे लोगों को करना है। जिसमें से 110 मिलियन का कैश अभी इनके पास पड़ा है और कुछ यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज़ पड़ी हुई हैं और एफटीएक्स के जो सीईओ हैं, हम सभी को पता है अल्मेंडा रिसर्च जो इनकी फर्म यहाँ पे चलती है, उनका भी 75 मिलियन का यहाँ पर एक अनसिक्योर क्रेडिट लाइन बेसिकली पड़ी हुई है। इसके ऊपर जब यहाँ पे बात करी गई कि क्या-क्या है और कितना सारी चीज़ों को डिटेल में देखा गया, तो पता पड़ा कि जो सैम बैकमैन है, एल्मेंटा रिसर्च ग्रुप के 377 मिलियन का बेसिकली इन्होंने यहाँ पे लोन ले रखा है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे जो बोयास था, उनको इन्होंने 500 मिलियन की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, यानी कि जो उधार है, उतना यहाँ पे देने की कोशिश करी थी और उसमें से 377 खुद ने भी ले रखा है। तो ये चीज़ें ऊपर-नीचे चल रही हैं, जिसमें से पहली जो फर्म है वोयाज के अंदर वो है 3 एज कैपिटल, 3 एरो आप जिसे कह सकते हैं, जिसकी हमने पहले भी बात करी थी। जो यहाँ पे खुद यहाँ पे बैंकरप्ट हो गई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो 3 एरो कैपिटल को यहाँ पे 654 मिलियन का यहाँ पे क्रेडिट दिया है, जो कि 3 से 10% पे था और अल्मेंडा रिसर्च ने 376 मिलियन का था, जो कि 1 से 15% के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अभी भी इनका आउटस्टैंडिंग में 75 मिलियन का अनसिक्योर लोन यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो देखना होगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आती हैं, क्या होता है इसका। और वोयाज ने बैंकरप्सी फाइल करी है, तो यूज़र्स का यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से वर्कआउट होगा, ये सारी चीज़ें हमें इस पॉइंट पे यहाँ पे देखनी होगी। खास तौर पे अल्मेंडा रिसर्च जब इसमें इन्वॉल्व है, तो शायद ये कंपनी को रीशेड्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस बैंकरप्सी को यहाँ पे फाइल किया जा सके। लेकिन हाँ, बड़ा-बड़ा जो पैसा है वो कहीं न कहीं यहाँ पे इंसॉल्वेंट की तरफ यहाँ पे जा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो सैम बैकमैन है, उन्होंने कहा कि इनके पास $2 बिलियन हैं, जिससे कि ये क्रिप्टो के अंदर बेल आउट करेंगे, जो भी इनसे पॉसिबल यहाँ पे हो रहा है। बेसिकली इनसे ये पूछा गया कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? तो इनका कहना था कि हम यहाँ पे जो कंज्यूमर है, उनमें ट्रस्ट यहाँ पे बनाए रखना चाहते हैं, जिससे कि जो भी ब्रोकन यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, उससे बेसिकली बाहर निकाला जा सके और यहाँ पर एक सेफ चीज़ दी जाए। क्योंकि अगर कंज्यूमर वापस चला गया, तो वापस इस तरह मुड़ के नहीं देखेगा और उनका ट्रस्ट कहीं न कहीं टूट जाएगा। तो इनका कहना था कि हमारे पास 2 बिलियन है, जिससे कि हम इन सभी चीज़ों को डील करेंगे। लेकिन अभी जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है और इवन दैट इन्होंने रॉबिनहुड कंपनी के अंदर भी 7.6% का जो शेयर था, वो लिया है। बट आज की डेट में अगर इनकी नेटवर्थ की बात करें तो $24 बिलियन, जिसमें से $2 बिलियन इन्होंने ऑलरेडी अब यहाँ पे रिज़र्व रख दिए हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि बेल आउट कर रहे हैं, लेकिन छोटे-छोटे एक्सचेंजेस का कहना है कि वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएँगे और वो कहीं न कहीं फेल इस टाइम पे यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कि क्या होता है और इनके अकॉर्डिंग ये भी है कि जो अभी वर्स्ट लिक्विडिटी क्राइसिस था, वो बेसिकली जा चुका है और पास हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है, जिसके लिए इन्होंने इस फंड को सिक्योरली यहाँ पे रखा है। अब ये कहना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि क्या ये क्राइसिस जा चुका है, क्योंकि अगर मान लो रिसेशन आ जाता है या रिसेशन की कंडीशंस बन जाती हैं, तो क्या उस टाइम पे यहाँ पे सस्टेनेबल हो पाएगा या फिर हमें और भी ज़्यादा जो फर्म्स हैं, वो डिफ़ॉल्ट करते हुए मिल सकती हैं। तो अगर आप अपना पैसा बहुत सारी जगह लगा के रखे हो, तो मैं यही कहूँगा कि
इस टाइम पे हार्डवेयर वॉलेट एक सेफ जगह है जहाँ पे कि आप सारा फंड लाके रख सकते हो। इधर-उधर पैसा लगा होगा, कुछ इंटरेस्ट के चक्कर में अगर वो पैसा ब्लॉक हो गया, तो आपके लिए बहुत बड़ी आफ़त हो सकती है क्योंकि इनका जो गेम है ये व्हील्स वाला गेम है। आप और हम इस गेम के पार्ट नहीं बन सकते और हम लोगों को अपने पैसे को सिक्योर करके चलना चाहिए। तो इस टाइम पे आप वॉरेन बफेट के कोट भी याद रख सकते हैं कि आपका पहला पॉइंट यही रहेगा कि आप अपने प्रिंसिपल को सेफ यहाँ पे रखें और दूसरा कि पहले प्रिंसिपल को कभी यहाँ पे ना भूलें। तो जो भी आपका फंड है अगर किसी ऐसे-वैसे डेस्क पे है, तो वहाँ पे परसेंटेज छोड़ के अभी आप निकाल लीजिए। जब चीज़ें स्टेबल होंगी तो दोबारा आप जा सकते हैं, दोबारा परसेंटेज अर्न कर सकते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउट है कि इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर ना कर दें वरना आपका जो मेहनत की कमाई है, वो भी वहाँ पे फँस सकती है। सो दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आया होगा दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है, तो तुरंत जाइए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।